हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो खान सर का पॉकेट जीके का बुक है उसको पूरा ही रिविज़न करा रही हूँ। तो एक एक करके मैं एक एक टॉपिक करके सारे वीडियो ला रही हूँ। तो ये आज का वीडियो वैदिक सभ्यता से रहेगा और पिछला वीडियो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से किया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक करिएगा और ज़रूर जाके देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, ठीक है, ये कब से 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। तो देखिए, जो सिंधु हम लोग पढ़ते हैं, जो सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। ठीक है, इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो वैदिक काल है जो वो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो ऋग वैदिक काल का और ये टाइमिंग का। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा जो है वो विभाजन किया गया था तो उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो अब देख लिया हम लोग ऋग वैदिक काल में पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं, जिससे जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों के आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्य प्रारंभ में जो है सप्त सैंधव में बस गए थे। ठीक है, जो सप्त सैंधव किसे कहते हैं? जैसे सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में जो बसे थे उसको सप्त सैंधव कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर जो है मैक्स मूलर ने आर्यों का जो निवास मध्य एशिया बैक्ट्रिया, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत गाइडेंस और मैकडॉनेल ने दक्षिण यूरोप जो है बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर ध्रुव बताया है। ठीक है, आर्य शब्द का जो है जो अर्थ है वो श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ कुलीन होता है। ठीक है, आर्य जो होते हैं इस सभ्यता के संस्थापक जो है आर्य वैदिक सभ्यता, इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का प्रारंभिक जो जीवन है मुख्यतः पशुचारण का कृषि तथा उनका जो है गौण धंधा था। ठीक है, वो कृषि करते थे और जो है इनका जो है पशुचारण करना ये गौण धंधा था। ठीक है, और क्या है? आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आर्यों की भाषा क्या है, तो संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों का इतिहास जो है मूलतः जो मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। ठीक है, जो सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, एक मिनट, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इधर मतलब थोड़ा सा ढक गया है, नहीं दिख रहा है। तथा सबसे पवित्र जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और जो पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। ठीक है, उस काल में। और जो है ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो सरस्वती को देखिए नदीतम, ठीक है, नदीतम कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का जो है समाज जो है कबीले के रूप में संगठित था। ठीक है, ऋग्वेद अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। ठीक है, इसमें ऋग्वैदिक में एक पर्वतमाला जो है वो देखिए मुंजवन। ठीक है, मुंजवंत है, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, हिमालय का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक जो में है गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। ठीक है, जो गंगा और सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। ठीक है, एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऋग्वैदिक जो कालीन जो है नदियां हैं, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है कि प्राचीन नदियां ये है। और जो है उस प्राचीन नदी को आधुनिक नदी मतलब क्या आधुनिक टाइम में क्या उसको माना जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या है ये बताया गया। देखिए, जैसे विपाशा, ठीक है,
इसका जो आधुनिक नाम है वो व्यास है, ठीक है। शत्रुदी, इसका जो आधुनिक नाम है वो सतलज है। अस्किनी, इसका जो है चिनाब नदी। सिंधु है वो सिंध है। और सदानीरा, और ये गंडक इस टाइम में इसका नाम है। कुंभा जो है वो काबुल है। देखिए वितस्ता, और ये इस टाइम का झेलम नदी है, ठीक है। इरावती या पुरुड़ी, ये रावी नदी है। ऐसे करके ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको, इस चैट को जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या है। पित्त सत्तात्मक परिवार जो है आर्यों के कबीलाई जो समाज की जो है बुनियादी इकाई थी। ऋग्वैदिक में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया, ठीक है। 5 कबीले होने की वजह से उनको पंचजन्य कहा, ठीक है। ये जो अनु, द्रुहय और पुरु और त्रुवर्ष और यदु, इनका ये जो है पंचजन्य का नाम है, ठीक है। ग्राम, विष और जन में उच्चतर इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। विष कई गांवों का प्रमुख समूह, इसका जो है प्रधान जो है विषपति कहलाता था। जन अनेक विषों का समूह, उसके अधिपति को जनपति राजा कहा जाता, ठीक है। जनपति जो है वो राजा कहा जाता था। और देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोपति या फिर गायों मवेशियों का स्वामी कहा जाता था उस टाइम में राजा को। और ऋग्वेद में जो है सेनानी, जो सेनापति होते थे, पुरोहित होते थे, ठीक है। शासकीय जो है पदाधिकारी होते थे। और जो राजा की सहायता के लिए थे, राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था, ठीक है। ये सब आर्यों के बारे में है। उस टाइम में आर्यों को कैसे, राजा को क्या कहा जाता था, मंत्री को क्या, उस बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। जिसमें जो है जो सूत, रथकार और कर्मर और पदाधिकारी थे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को हो सके कि आप लोगों को थोड़ा ये लेंदी लग रहा होगा, लेकिन बट ये पूरा वैदिक काल के बारे में है, तो जो बुक में दिया गया है तो मैं उसी को आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। देखिए पूरब या फिर पुरु जो दुर्गपति होता था, जो सैनिक कार्य करता था, स्पर्श गुप्तचर होते थे, वे वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था, ठीक है। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा कराती थी, ठीक है। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका जो है ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। ये बात पूछ सकता है आप लोगों को, तो ये 8 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। और समिति यह जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन जो है न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि अधिकतर लड़ाइयाँ जो युद्ध जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। देखिए आर्यकाल में जो है गाय और घोड़े को गाय को ज़्यादा महत्वता दी गई थी, ठीक है, इस टाइम में। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ गायों की खोज, ठीक है, गविष्टि कहा जाता था। और ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया पुरुणी रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजयी हुआ था, ठीक है। आर्य जो है वो पित्त सत्तात्मक संयुक्त परिवार या फिर समाज के थे, ठीक है, वो पित्त सत्तात्मक थे। जो वैदिक कालीन जो है चतुराश्रम जो व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ये 4 जो है वो क्या कौन कौन से थे, तो देखिए ये जो 4 थे, एक तो ब्रह्मचर्य
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 थे। ठीक है, मानव जो जीवन में 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25-25 वर्ष में विभाजित किया गया था। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य है वो आश्रम जीवन का प्रथम चरण है, जो शारीरिक विकास, अध्ययन और जो है व्यक्तित्व विकास को समर्पित है, वो दूसरा है, वो गृहस्थ है। गृहस्थ जो आश्रम है, ठीक है, गृहस्थ आश्रम जीवन व पारिवारिक जीवन जीने को समर्पित किया गया था, दूसरा वाला। और तीसरा जो वानप्रस्थ है, आश्रम सांसारिक जो सुखी और इच्छाओं से खुद को अलग करने की है। ठीक है, आध्यात्मिकता की ओर जाने को समर्पित है। और चौथा जो संन्यास आश्रम संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में ही व्यतीत करने से संबंधित है। ठीक है, ये 4 चरणों में इसको बांटा गया था वैदिक कालीन जो है चतुराश्रम को व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि ऋग्वेद में जो है समाज 4 वर्गों में तथा वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित थे। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ठीक है, जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया था इसमें। नेक्स्ट में देखते हैं पुरुषार्थ जो या फिर जीवन के 4 लक्ष्य जो क्या थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये आप लोगों को भी पता होगा, जो पुरुषार्थ का जो जीवन का जो 4 लक्ष्य है वो कौन कौन से हैं, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। ठीक है, धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। ठीक है, और जो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। देखिए इस टाइम में वैदिक सभ्यता के टाइम में बताया गया है। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को जो है अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। ऋग्वेद में जो है घोषा और अपाला, सिक्ता व लोपामुद्रा जो है वो क्या थे, वे विदर्भराज की कन्या जो राजकुल में उत्पन्न अगस्त ऋषि जो है की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थीं और विफलता एक योद्धा महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि पैसों के लिए पढ़ाने वाला जो है जीविकोपार्जन गुरु जो है उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः जो है शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। ठीक है, उस टाइम में वो लोग आर्य जो है वो शाकाहारी होते थे और जो पेय पदार्थ में क्या लेते थे, सोमरस। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। देखिए, अधोवस्त्र और उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को क्या ना नीवी कहा जाता था। गाय को अधन्या न मारने योग्य और माना जाता था। ठीक है, जो है इनका जो है मुख्य व्यवसाय व पशुपालन एवं कृषि का था। ठीक है, इनका जो प्रिय पशु क्या थे, गाय और घोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो आर्यों का प्रिय पशु कौन थे, तो गाय और घोड़ा थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कि वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पड़ी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट या फिर सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट एक मिनट यहाँ से
जिसे जो श्याम अयश कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक जो है बहु देववाद और एकाधि देववाद और एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति के में विश्वास रखते थे। ठीक है, और देखिए ये क्या है, ऋग्वैदिक भारत का राजनैतिक ढांचा इन चारों आरोही क्रम में बांटा गया है। ठीक है, देखिए क्रम कुल का कुलपा और विश्व का विश्वपति और ग्राम का ग्रामणी और जो जन का गोप या फिर राजा। देखिए नेक्स्ट में क्या है, जो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे, ठीक है, जो मरुत, सोम, उषा, ये सब इस टाइम के देवता थे। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए उत्तर वैदिक काल। देखिए मैं आप लोगों को पीछे बताई हुई हूँ कि जो वैदिक सभ्यता जो है इसको दो काल में बांटा गया था वैदिक काल को। एक तो ऋग वैदिक काल को और दूसरा जो है वो उत्तर वैदिक काल को। तो ऋग वैदिक काल को जो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था, और जो 1000 ईसा पूर्व तक था, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र जो दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग है, ठीक है, में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश जो मध्य देश था, और उत्तर वैदिक काल में सिंधु उसकी सहायक नदियां जो हैं वो सरस्वती, अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस जो उत्तर वैदिक काल में ही जो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन लोगों की इस सब की रचना हुई थी, और आरण्यकों का उपनिषद इसी काल में हुए थे। ठीक है, और राजा का पद महत्वपूर्ण था, गरिमाई और वंशानुगत हो गया था उत्तर वैदिक काल में। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजदूत यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक जो साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल जो है में साम्राज्य राजा हल चलाता था और एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, ये सब आप लोगों को थोड़े से बोरिंग लग रहे होंगे फ्रेंड, लेकिन क्या है कि अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो इसे ही डिटेल में क्वेश्चन आजकल हर एग्ज़ाम में बन रहे हैं। कोई भी ऊपर ही से ऐसा नहीं पूछेगा कि आप लोगों को ऐसा थोड़ी आएगा कि क्वेश्चन में कि नहीं उत्तर वैदिक काल कब से कब माना गया था। ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन अब नहीं बन रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़े से डिटेल में पढ़ना ही होगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं थोड़ी बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन आप लोग ऐसा मत समझिएगा। इसको 2-3 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और जो भी मेन पॉइंट है तो प्लीज़ आप लोग एक रफ पेन लेके बैठिएगा, उसको नोट करते जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का जो है माइंड अच्छे से क्लिक होगा। आप उसको एक बार देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग भी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया था। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, ठीक है, गोमत, अतिथि को गोहंता या फिर गोहन, पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धन्य और उपजाऊ भूमि को उर्वरता, अनाज को धान्य और पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। ये सब पूछ सकता है, एक एक पॉइंट आप लोगों से पूछ सकता है कि आर्य समाज में वैदिक काल में जो है वो जो पशुचारण योग्य भूमि है उसको क्या कहा जाता था, तो उसको खिल्य कहा जाता था। ऐसे करके आप लोगों का पॉइंट बनेगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस काल में जो है वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देव
कुल में सृष्टि के जो निर्माता थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। ठीक है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और शूद्रों के देवता को पूषण पूषण कहा गया है, पूषण कहा जाता था उस टाइम में। ठीक है, और देखिए ये क्या है नेक्स्ट पॉइंट में कि विहद दायरायक जो है वो उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए थे। ठीक है, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन जो है ईशोपनिषद में हुआ था। ठीक है, संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई थी। एक महाभारत है, जो देखिए पुराना नाम जो महाभारत का क्या है, ये जन संहिता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक जो था वो रामायण की है, और महाभारत विश्व का सबसे ही बड़ा महाकाव्य है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे ही आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक आप लोग अपना करके और एक एक नोट पे अगर नोट करते जाइएगा एक बुक पे, तो फिर आप लोगों को अच्छा खासा आप लोगों का जो है वो हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। देखिए ये प्रमुख जो दर्शन व रचयिता हैं, ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा कि जो योग के हैं वो प्रवर्तक पतंजलि हैं, उत्तर मीमांसा जो है बादरायण है, और देखिए ये तो इतना ये आप लोगों को पूछा जाता है कि सांख्य के कौन है, तो कपिल मुनि है, और न्याय के गौतम है। ठीक है, ये आप लोगों का 2-3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में है, ये छोटा सा है वो महाजनपदों का उदय। ठीक है, महाजनपदों का उदय जो है ये थोड़ा सा छोटा ही पॉइंट है, मैं इसी में आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को कवर करवा दूंगी। देखिए जो छोटा पॉइंट है मैं इसी में कवर करवा दे रही हूँ, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए छोटा छोटा ही करके बना रही हूँ। ठीक है, जैसा रह रहा है पॉइंट उसी हिसाब से मैं इसमें मैनेज कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए महाजनपदों का उदय 5वां जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, इस महाजनपदों के उदय काल में इसके जो है अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग वैदिक जो है कबीलाई जो है जनजीवन में दरार पड़ने लगी, और क्षेत्रीय भावना जो है वो भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। ठीक है, इस काल में, और बुद्ध के समय में जो जन्म से पूर्व जो है वो 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसमें मिलता है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 16 महाजनपदों का है उसका जो है उल्लेख किस में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, एक मिनट, तो आप लोग इसको देखिएगा। देखिए ये जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग इसको देखिए कि ये 16 महाजनपद आप लोगों को कंठस्थ होने चाहिए, कि ये क्वेश्चन में पूछता है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा महाजनपद अंग जो है वो राजधानी इसकी कहाँ थी, तो चंपा थी। ठीक है, और क्षेत्र क्या है, वो भागलपुर मुंगेर का है, और मगध जो है वो राजगीर है या फिर राजगीर है, वो पटना और गया में है। काशी जो है वाराणसी में है, ये उत्तर प्रदेश में है। कौशल जो है वो साकेत एवं श्रावस्ती है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और वत्स देखिए वत्स कौशाम्बी इस टाइम में कहाँ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अवंती जो है वो जो उज्जैनी है वो और ये मालवा मध्य प्रदेश में है। वज्जी जो है वैशाली में है, मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, और मल्ल देखिए कुशीनारा या फिर पावा में है, वो गोरखपुर देवरिया। ठीक है, चेदी जो है शक्तिमती बुंदेलखंड, और कुरु इंद्र प्रदेश मेरठ और तथा हरियाणा में है। पांचाल जो है अहिंछंत और
और काम्पिल उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सूरसेन जो है वो मथुरा में है, इस टाइम में भी मथुरा में है। गंधार जो या फिर गांधार बोल सकते हैं, तक्षशिला है। ठीक है, ये पेशावर तथा कश्मीर में है। और कंबोज जो है वो हाटक राजपुर है, हाटक में है, और ये है उत्तर प्रदेश की सीमा प्रांत में। अस्मक जो है वो पोतन या फिर पोटली गोदावरी नदी के क्षेत्र पर है। और मत्स्य जो है विराटनगर है। देखिए ऐसे करके आपके ये 16 जनपद आप लोगों को कंठस्थ आने चाहिए, आप लोगों को याद होने चाहिए ये 16 महाजनपद जो हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। मैं इसको एक सेकेंड 2 सेकेंड के लिए रोक रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि चंपा का प्राचीन नाम जो है मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे प्राचीन शक्तिशाली था। ठीक है, मगध आप लोगों को भी पता होगा कि मगध सबसे ही प्राचीन और सबसे ही शक्तिशाली राज्य था मगध। 16 महाजनपदों में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। यह उत्पादन का 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, इस टाइम में। अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का वैदिक सभ्यता और जो है ये महाजनपद जो है, ठीक है, ये आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जैन धर्म और धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे ही जितने ही धर्म है इस बुक में दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक अगर बने रहिएगा तो ये जितने भी मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन आप लोगों को करवाऊंगी, तो आप लोगों का ये पूरा ही जो बुक है कम से कम एक एक जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखे रहिए और स्टडी करते रहिए फ्रेंड, और अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।